हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनस्वी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना टॉपिक। आज हम बात करेंगे पेपर सेकंड इकोनॉमिक्स की। इससे पहले हम लोक व्यय का उत्पादन पर प्रभाव पड़ चुके हैं, इसका फर्स्ट पार्ट था। आज हम पढ़ेंगे लोक व्यय का वितरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए देखते हैं। आज विश्व के सभी देशों का झुकाव समाजवादी समाज की स्थापना की ओर है। लगभग आई होप आप सब ने वो वीडियो देखी होगी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब लोक व्यय क्या होता है। सरकार लोगों पर उनके कल्याण के लिए जितना भी आय या रुपए खर्च करती है वही लोक व्यय या सार्वजनिक व्यय कहलाता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगी, पहले आप वो वीडियो जाके देखिए, आपको तभी ये समझ आएगा। ठीक है। आज विश्व के सभी देशों का झुकाव समाजवादी समाज की स्थापना की ओर है। लगभग सभी देशों की आर्थिक नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि एवं उसका समवितरण स्वीकार किया जाता है। वस्तुतः सामाजिक कल्याण की दृष्टि से आय का वितरण एक महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, तो किसके लिए महत्वपूर्ण है? सामाजिक कल्याण के लिए। इसलिए तो आय करते हैं, इससे लोगों का सामाजिक कल्याण हो। प्रोफेसर पीगू ने लिखा है कि सामाजिक कल्याण में वृद्धि देश में वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन बढ़ाकर भी की जा सकती है, लेकिन यदि यह संभव नहीं हो तो सामाजिक कल्याण की वृद्धि राष्ट्रीय लाभांश के वितरण द्वारा समाज धन की असमानता को दूर करके भी की जा सकती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि उत्पादन द्वारा कैसे बढ़ाई जा सकती है। अब हम पढ़ेंगे कि वितरण के द्वारा कैसे बढ़ाई जा सकती है लोगों की स्थिति, आर्थिक स्थिति, कि उन्हें ज़्यादा लाभ हो। लोक व्यय की क्रियाओं के द्वारा धन के वितरण की असमानताओं को एक बड़ी सीमा तक दूर किया जा सकता है। कि ऐसी जगह लोक व्यय किया जाए, अगर कोई गरीब वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, कि वो निम्न या मध्य वर्ग वो मध्य वर्ग के बराबर आ सके और उसकी भी स्थिति मजबूत हो सके, तो ये असमानताओं की बड़ी सीमा तक इनको दूर किया जा सकता है, असमानताओं को दूर किया जा सकता है। लोक व्यय भी करों के अनुरूप 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। पहला आनुपातिक, प्रतिगामी और प्रगतिशील। आनुपातिक लोक व्यय से लोगों को उनकी आय में अनुपात में ही लाभ मिलता है। प्रतिगामी व्यय से निर्धनों को कम तथा समृद्ध वर्ग को बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। जो अच्छे और पैसे वाले वर्ग होते हैं, प्रतिगामी करों से उनको लाभ प्राप्त होता है। और प्रगतिशील व्यय से कम आय वाले वर्गों को अधिक तथा अधिक आय वाले वर्गों को कम आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। अतः आय की विषमताओं को कम करने की दृष्टि से प्रगतिशील लोक व्यय है कि सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कब माना जाता है सर्वश्रेष्ठ? अधिकतम सामाजिक कल्याण की दृष्टि से भी यह सर्वश्रेष्ठ है। प्रोफेसर जे.के. मेहता ने इसी बात पर एक पुष्टि करते हुए ये बोला है, ये बहुत अच्छा इनका कोट या बहुत अच्छी इनकी परिभाषा बोली जा सकती है कि लोक व्यय द्वारा धन के वितरण की विषमता को केवल तभी दूर किया जा सकता है जबकि धनी वर्ग के करारोपण द्वारा राशि एकत्रित करके उसे निर्धन वर्ग के हितार्थ व्यय किया जाए। कि जो धनी वर्ग हैं उनसे राशि करों के द्वारा एकत्रित कर ले, हम इकट्ठा कर ले, उन्हें उन निर्धनों के लाभ के लिए उन पर उसे व्यय कर दें, उन पर उसे खर्च कर दें। अब देखते हैं प्रगतिशील लोक व्यय के अनेक स्वरूप हो सकते हैं। पहला नगद आर्थिक सहायता, जैसे कि वृद्धावस्था में पेंशन, दुर्घटना लाभ, बेकारी व बीमारी के लिए सरकार योजना बनाती है। दूसरा निःशुल्क या सस्ती वस्तुएं तथा सेवाएं प्रदान करना, जैसे चिकित्सा, सस्ते आवास, भोजन, ये सब सरकारें, स्कूल वगैरह, सरकार ये सब लोक व्यय को खर्च करके सामाजिक कल्याण करती है। व्यक्तियों की आवश्यकताओं में समायोजन, यह वह व्यवस्था है जिसमें लोक व्यय परिवार के सदस्यों की संख्या आदि के आधार पर किया जाता है। कुछ विद्वान अर्थशास्त्री जैसे ब्यूहलर और लुटर आदि इस का विचार है कि जब लोक व्यय से लोगों को अधिक सुविधाएं मिलने लगती हैं तो उनकी काम करने व बचत करने की प्रेरणा पर बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। इसमें अंततः राष्ट्रीय तथा व्यक्तिगत आय भी कम हो जाती है और साधनों पर का पुनः वितरण न होकर निर्धनता का वितरण होने लगता है। हो सकता है अभी आपको ये समझ में नहीं आए कि लोक व्यय ज़्यादा करने से लोगों की जो उपयोगिता है वो संतुष्टि है कम होने लगती है। अगर आपने अभी तक वो नहीं पढ़ा है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों है कि लोक व्यय
बहुत ज़्यादा अधिक क्यों नहीं करना चाहिए, जिससे लोगों को संतुष्टि कम होनी चाहिए, क्योंकि लोक व्यय उसी मात्रा में करना चाहिए जितना कि हम लोगों से कर ले रहे हैं, जितना हम कर ले रहे हैं। अगर हम लोगों से 10 रुपये कर ले रहे हैं तो हमें लोगों पर व्यय भी 10 रुपये करना चाहिए, वरना अगर हम 5 रुपये एक्स्ट्रा व्यय करेंगे तो एक तो सरकार पर कर्ज होगा, ऊपर से लोगों को भी कोई अधिक संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। लोक व्यय के अन्य प्रभाव। तो लोक व्यय के अन्य प्रभाव में पहला है लोक व्यय तथा रोजगार। कि रोजगार के स्तर में वृद्धि करने की दृष्टि से लोक व्यय एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि सरकार इसके द्वारा नए व्यवसायों को स्थापित करके अधिक लोगों को रोजगार दे सकती है। लोक उपक्रमों व राजकीय विभागों में रोजगार को स्थिर बनाकर रोजगार में आने वाले उच्चावनों को रोका जा सकता है। अतः कि लोक व्यय हमें इस प्रकार करना चाहिए कि जिससे लोगों को रोजगार प्राप्त हो। क्या पैसा लिख सकते हैं डाल्टन के शब्दों में, राजस्व की मुख्य समस्या न तो इससे अधिक और न इससे कम है कि सरकार अपनी सामर्थ्य के अनुसार देश के आर्थिक साधनों का सबसे उचित प्रयोग करे। लोक व्यय और मंदी। कि मंदी काल में वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में गिरावट आने से साहसियों को हानि होती है। साहसियों मतलब जो उद्यमी होते हैं, जो इंडस्ट्रियल लोग होते हैं, उन्हें हानि होती है। ठीक है, फलतः वे अपना उत्पादन कम कर देते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए प्रोफेसर कीन्स ने लोक व्यय की नीति का ही प्रस्ताव किया है कि मंदी काल में रोजगार के स्तर को स्थिर बनाए रखने पर जो धन व्यय किया जाता है उसे ही क्षतिपूर्ति व्यय कहा जाता है। टेलर के शब्दों में क्षतिपूर्ति व्यय का अभिप्राय यह है कि आय को वांछित स्तर पर लाने के लिए निजी व्यय की कमियों को लोक व्यय द्वारा पूरा किया जाता है। इस प्रकार लोक व्यय रोजगार का महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। इसका मतलब है कि अगर बहुत मंदी का समय चल रहा है कि सामानों का मूल्य बहुत कम हो गया है, ऐसे में जो उद्योगी हैं जिन्होंने उन सामानों का उत्पादन किया है उन्हें बहुत नुकसान होगा और उद्योग बंद भी हो सकते हैं। ऐसे में सरकार को ऐसे लोक व्यय करना चाहिए कि जो वो उद्योग करने वाले लोग हैं उन्हें प्रोत्साहन मिले और वो अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकें। आगे चलते हैं लोक व्यय और मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति कब होती है, अब देखते हैं। मुद्रास्फीति मंदी की सर्वथा विपरीत स्थिति है। इस दिशा में मुद्रा की मात्रा अधिक तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा कम रह जाती है। जैसे अगर बोला जाए कि पहले 3 ब्रेड के पैकेट थे और वो 10 रुपये के थे, अब 2 ब्रेड के पैकेट हैं पर 15 रुपये का हो गया एक पैकेट। ठीक है, ये पहले 3 थे पर 10 रुपये का एक था। तो अब यहाँ क्या हुआ है, सामान तो कम हो गया है पर उसके पैसे बढ़ गए हैं। ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं। इस असंतुलन को दूर करने के लिए प्रायः करारोपण के प्रयोग की सलाह दी जाती है, परंतु यह केवल एक पक्षीय है। स्फीति काल में लोक व्यय के नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक होता है। उसी से मुद्रास्फीति नियमित एवं नियंत्रित हो सकती है। कि जब मुद्रास्फीति आए तो इस प्रकार लोक व्यय करना चाहिए कि आर्थिक स्थिरता आए। लोक व्यय तथा आर्थिक कल्याण। आर्थिक कल्याण का लोक व्यय से घनिष्ठ संबंध है। प्रोफेसर पीगू ने आर्थिक कल्याण की व्याख्या करते हुए लिखा है कि आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वह भाग है जिससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मुद्रा के मापदंड द्वारा मापा जा सके। यद्यपि आर्थिक तथा अनार्थिक कल्याण के मध्य स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से आर्थिक कल्याण का विशेष महत्व है। सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति का आर्थिक कल्याण उसकी संतुष्टि पर निर्भर होता है और संतुष्टि अंततः उपभोग पर। कि लोक व्यय तथा आर्थिक कल्याण कि हमें ऐसी जगह लोक व्यय करना चाहिए जिससे लोगों का आर्थिक कल्याण हो। ये सभी शब्दों का कहने का सार ये है। अन्य शब्दों में लोक व्यय इस प्रकार होना चाहिए जिससे समाज का कुल कल्याण में वृद्धि हो। जैसे इन्होंने यहाँ पर ये एक लाइन में लिख दिया है कि इसका अर्थ ये है कि हमें इस प्रकार से लोक व्यय करना चाहिए जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति में वृद्धि हो। संक्षेप में लोक व्यय का अर्थव्यवस्था पर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। आर्थिक विकास का अन्य लक्ष्य प्राप्त करने हेतु यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है। आर्थिक स्थायित्व का लक्ष्य लोक व्यय द्वारा ही सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। कि एक देश की स्थिति को, आर्थिक स्थिति को कैसे और मजबूत बनाया जा सकता है, लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है आसानी से, लोक व्यय द्वारा। ठीक है,
सामान्य रूप से लोक व्यय का अर्थव्यवस्था पर वांछनीय प्रभाव ही पड़ता है, परंतु कुछ विशेष दशाओं में लोक व्यय के कुछ अनुचित प्रभाव भी दृष्टिगोचर हो सकते हैं। अनुचित प्रभाव प्राय तब दृष्टिगोचर होते हैं जब प्रतियोगिता आदि के कारण सुरक्षा आदि पर आवश्यकताओं से अधिक व्यय किया जा सकता है। कि अगर आवश्यकताओं से अधिक व्यय कर दें, हम उसे लोक व्यय को सोच समझ कर ना करें, तो इससे अनुचित प्रभाव भी पड़ सकता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इससे आगे वाले क्वेश्चन में हम बात करेंगे सार्वजनिक ऋण से आप क्या समझते हैं। इसी के साथ इस यूनिट के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, नेक्स्ट वीडियो में हम वो सब भी कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।